हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि बच्चों हम क्लास 12 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें हम दो लेक्चर कर चुके हैं, ठीक है। जिसमें मैंने आपको आवेश के बारे में और आवेशन की विधियों के बारे में बताया था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कूलाम के नियम पर आधारित रहेगा, ठीक है। कूलाम का नियम। अब सवाल आता है कि कूलाम का नियम क्यों दिया गया, ठीक है बेटा। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लें और साथ ही साथ नोट्स भी बनाने और टॉपिक को भी समझना है, ठीक है बेटा। चलिए भाई, तो हेडिंग लगा लें कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या कहता है और इसको समझेंगे, ठीक है बेटा। देखिए, जैसा कि मैंने लास्ट की वीडियो में आपको बताया था, जब दो आवेश एक जैसे हों तो क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर हटाने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये दो आवेश हैं, ये धन आवेश है और ये दूसरा आवेश है धन आवेश। दोनों आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखें, तो ये दोनों आवेश क्या करेंगे, मान लीजिए इनके बीच की दूरी कितनी है, आर। मान लीजिए सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो कितनी, आर। तो ये आवेश इसको दूर हटाएगा और ये आवेश इसको दूर हटाएगा। अर्थात ये दोनों आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे पर एक बल लगाएंगे और उस बल से एक दूसरे को दूर हटाने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार बेटा, अगर मान लो एक धन आवेश ले लेते हैं और एक ऋण आवेश, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, ठीक है। दोनों आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो इतना तो पता चल गया कि समान प्रकृति आवेश यानी एक जैसे, दोनों एक जैसे आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर हटाते हैं। वहीं विजातीय यानी अलग अलग जाति के यानी अलग अलग प्रकार के आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब सवाल बन के आता है कि कितने बल से खींचते या प्रतिकर्षित करते हैं। उस बल का मान बताने के लिए ही कूलाम ने अपना नियम दिया था, ठीक है। समझिए, तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि मान लीजिए दो आवेश ले लीजिए। इन्होंने क्या कहा समझिए, एक आवेश ये ले लिया, इस पर आवेश Q1 है और एक आवेश ये रहा, इस पर आवेश Q2 है। इनके सेंटर से सेंटर का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर है। इनसे सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस कितना है, आर है, ठीक है। तो ये दोनों आवेश क्या करेंगे बेटा, ये दोनों आवेश क्या करेंगे, थोड़ा सा ये ऊपर बन गया है, नीचे कर देते हैं। चलिए वापस बना लेते हैं। Q1 और ये आवेश ले लेते हैं Q2 और इनसे सेंटर का डिस्टेंस कितना है, आर ले लेते हैं, ठीक है। दो आवेश हैं जिन पर आवेश का मान कितना है, Q1 और Q2। इनके बीच का दूरी कितनी है, आर है, ठीक है। तो होगा क्या समझना बेटा, और दोनों आवेश को धनावेश ले लीजिए। ये भी आवेश कैसा है, धनावेश है और ये कैसा है, धनावेश, ठीक है। तो ये वाला आवेश क्या करेगा, उस पर एक बल लगाएगा। किस पर बल लगेगा, ध्यान देना, ठीक है। इसके ऊपर एक बल लगेगा F2। किस पे लगाए, टू पर लगाए। किसके कारण लगाए, बल के कारण। तो देखिए समझिए, आवेश Q2 पर बल के कारण लगने वाला बल। अच्छा, इसी प्रकार ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा, ठीक है। तो इस पर भी एक बल लगेगा, जिस बल का मान क्या होगा, वन पर लग रहा है। किसके कारण लग रहा है, आवेश टू का। तो फोर्स वन ड्यू टू टू, ठीक है। पहले क्या हुआ, इस आवेश ने इस पर बल लगाया तो F2 ड्यू टू वन, ठीक है। आवेश दो पर एक के कारण लगने वाला बल। इसी प्रकार इसने इस पर बल लगाया, फोर्स वन ड्यू टू टू, आवेश एक पर Q2 के कारण लगने वाला बल, ठीक है। चलिए आगे समझो। तो देखिए मैग्नीट्यूड वाइज यानी परिमाण में ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। मैं इस बल को ऐसे लिख दूं तो कोई कब समस्या नहीं होनी चाहिए। F12 बराबर F21
कि दोनों बलों का मान बराबर है और इनको मैं F बोलूंगा। ठीक है, तो कूलाम ने क्या देखा समझिए। कूलाम ने कहा कि ये जो बल लग रहा है इन दोनों के बीच में वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है। क्या बोला? कूलाम के अनुसार, कूलाम के अनुसार, कूलाम के अनुसार जो F है, F का जो मान है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के गुणा के। पहला स्टेटमेंट तो ये दिया था कूलाम भाई साहब ने। ठीक है, आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया था? इन्होंने कहा था कि जो इनके बीच में लगने वाला बल है वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। इसका क्या मतलब समझिए। मान लीजिए दोनों आवेशों के बीच में 40 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, 40 न्यूटन का बल लग रहा है और 1 मीटर की दूरी पर अगर दूरी को दोगुना कर दें तो फोर्स कितना हो जाएगा? 10 रह जाएगा। ठीक है, देखिए समझिए, पहले फोर्स कितना लग रहा था? 40, जब डिस्टेंस कितना था? r बराबर 1। अब मैंने क्या किया, इसको r को दोगुना कर दिया तो देखिए r 4 हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा। अभी इतना टेंशन आपको लेनी नहीं है। ठीक है, आराम से समझेंगे। ठीक है, बस अभी स्टेटमेंट ये याद रखो, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 में r²। ये दो स्टेटमेंट हमको दिए थे कूलाम भाई साहब ने। ना तो बेटा, तो कूलाम ने अपने दोनों स्टेटमेंट दिए, अगर इन दोनों स्टेटमेंट को मिला दे, ठीक है, समझिए, समीकरण समीकरण एक व समीकरण दो को मिलाने पर, ठीक है, दोनों स्टेटमेंटों को अगर मिला देंगे तो बात क्या है कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में r²। ठीक है, क्या हो जाएगा? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में r²। ठीक है, तो ये दो इक्वेशनों को मिलाने पर हमको ये स्टेटमेंट मिला। ठीक है, अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो समझिए जरा, इस चिन्ह को हटाएंगे तो कोई ना कोई क्या आता है? कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट क्या है? के है। ठीक है, तो के Q1 Q2 अपॉन में r²। ठीक है, इस के का मान माध्यम पर निर्भर करता है। के क्या है यहाँ? जहां जहां के एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसका मान जिसका मान माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ठीक है, के क्या है यहाँ पर? नियतांक है जिसका मान किस पर निर्भर करेगा बेटा? माध्यम पर निर्भर करेगा। ठीक है, वायु के लिए आपको याद रखना है, वायु के लिए, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए के का मान, के का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। ठीक है, या इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, के बराबर में 1/4πε0 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं के का वैल्यू इधर रखूं, इधर के का वैल्यू पुट कर दें तो हमको के एफ बराबर क्या मिल जाए? एफ बराबर में 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r²। ये जो एफ का मान आया है, ठीक है, यदि दोनों आवेश निर्वात में रखे हो या कहाँ रखे हो? वायु में, तो लगने वाला बल कितना होगा? एफ बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r²। मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूँ, 1/4πε0। ठीक है, निर्वात में या वायु में आवेशों के मध्य, निर्वात में या वायु में, या वायु में रखे आवेशों के मध्य लगने वाला बल, आवेशों पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। ठीक है बेटा, देखिए क्या स्टेटमेंट पढ़ा हमने, क्या बात बोली थी इन्होंने कूलम भाई साहब ने। ठीक है, समझ लो, इन्होंने बोला था कि किन्हीं दो आवेश के बीच में लगने वाला बल उन दोनों आवेश के गुणनफल के
समानुपाती, ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पूरी इक्वेशनों को सॉल्व करने के बाद हमें फॉर्मूला क्या मिला, ए बराबर 1/4 Q1 Q2 अपन में आर स्क्वायर। अब सवाल आता है इसी तरीके से बोर्ड में लिखना है, हाँ लिखना तो कुछ ऐसे ही है, लेकिन इनका स्टेटमेंट और लिख देते हैं, इनका नियम, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। किन्हीं दो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, आवेशों के मध्य लगने वाला, लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। देखिए अगर अलग अलग प्रकृति है तो आकर्षण कब लगेगा, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, ठीक है बेटा। किन्हीं तो स्थिर बिंदु आवेशों में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के, आवेशों के गुणनफल के, गुणनफल के समानुपाती, समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के, उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी के वर्ग के, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये अक्सर 3 नंबर में पूछ लेता है। क्या था कूलॉम का नियम, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, या तो देखिए आकर्षण का लगेगा या प्रतिकर्षण का लगेगा, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ताकि हम आगे बढ़ जाए। अच्छा देखिए, क्यों अभी इसके बारे में और भी बातें करनी है, समझो। कूलॉम के नियम के बारे में कुछ बातें जानिए, ठीक है, कुछ। देखिए भाई, कूलॉम का नियम कैसा बल है समझोगे, ये आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का बल है, ठीक है, आकर्षित भी करता है प्रतिकर्षित भी करता है, ठीक है। कूलॉम का नियम, कूलॉम, कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम, ठीक है, कूलॉम का नियम बिंदु आवेश पर लगता है, बिंदु आवेश पर लगता है। पहला स्टेटमेंट ये याद रखोगे, ठीक है। कूलॉम का जो नियम है कहाँ लगता है, बिंदु आवेश पर। ऐसा डाल सकते हो कूलॉम के नियम की सीमा, अगर हेडिंग लगाना चाहो तो। कूलॉम, कूलॉम के नियम की, के नियम की सीमाएं, ठीक है जी, कूलॉम के नियम की सीमाएं। तो पहला पॉइंट क्या आया कि कूलॉम का नियम बिंदु आवेश पर लगता है, ठीक है, बड़े बड़े आवेश पर नहीं लगेगा, छोटे छोटे पॉइंट चार्ज पे लगेगा। क्योंकि अभी यही हमने अपने स्टेटमेंट में भी लिखा था, क्या कहा था कि नहीं तो स्थिर बिंदु आवेश, तो बिंदु की बात की है, बड़े बड़े आवेश की बात नहीं किया, ठीक है। कूलॉम का नियम बिंदु आवेश पर लगता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो, यह स्थिर आवेश पर लगता है, यह नियम, नियम स्थिर आवेशों पर लगता है, स्थिर आवेशों पर लगता है, आवेशों पर लगता है, ठीक है। आतर रुके हुए आवेश पर लग सकता है। सर कैसे, देखिए मान लीजिए दो आवेश हैं, एक ये रहा, ये Q1 है, और ये दूसरा आवेश है, ये रहा दूसरा आवेश, यहां बना लेते हैं Q2। और ये दोनों के दोनों क्या है, रेस्ट पर हैं, रुके हुए हैं। तो यहां पर क्या होगा, कूलॉम का नियम लग जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, कूलॉम का नियम वैलिड है कि दोनों आवेश कैसे हैं, रुके हुए हैं। अगर वहीं बेटा एक आवेश ये रहा, ये Q1 है, और दूसरा आवेश ये रहा, ये Q2 है, ये क्या है, ये तो रेस्ट पर है, यानी रुका हुआ है, और ये मोशन में है, ये मोशन में। तो यहाँ पर कूलॉम का नियम वैलिड है, यहाँ पर क्या होगा, कूलॉम का नियम यहाँ भी लग जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट समझो, एक आवेश Q1
और दूसरा आवेश Q2। ये दोनों की दोनों आवेश कैसे हैं? मोशन में, मोशन में। तो कूलाम का नियम नहीं लगेगा, नॉट वैलिड। यहां पर कूलाम का नियम नहीं लगा सकते आप, नॉट वैलिड। ठीक है। तो कहाँ कहाँ कूलाम का नियम लग जाएगा? पहले तो या तो दोनों आवेश क्या हो, रुके हुए, कोई एक आवेश रुका हो, एक मोशन में हो, तो भी लग जाएगा। अगर दोनों आवेश मोशन में है तो नहीं लगेगा। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट समझिए। यह है 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी, कम दूरियों वाले आवेश पर नहीं लगता है, आवेशों पर नहीं लगता है, नहीं लगता है। ठीक है जी, क्या बात लिखी हुई है? यह 10⁻⁻15 से मीटर से कम दूरी वाले आवेश पर नहीं लगता है। इसका क्या मतलब है सर? 10⁻⁻15 यानी अगर बात करें कि देखिए आपने परमाणु पढ़ा था, परमाणु का जो साइज होता है वो 10⁻⁻10 कोटि का होता है। ठीक है। अगर नाभिक की बात करें तो 10⁻⁻15। अगर 10⁻⁻15 से मीटर की 10⁻⁻15 मीटर की कोटि से छोटी दूरियों पर लगाई तो वहां पर नाभिकीय बल काम करेंगे। कौन सा करेंगे? नाभिकीय। तो इतना याद रखिए, यह 10⁻⁻15 मीटर से छोटी दूरियों पर लागू नहीं होता है। ठीक है। फटाफट नोट डाउन कीजिए, अगर कोई डाउट है तो बताइए। अच्छा चलो, यहां तक तो ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब आगे समझो भाई। देखिए कूलाम का नियम हमने समझ लिया, कूलाम के नियम की सीमाएं हमने देख ली, कहाँ कहाँ पर कूलाम का नियम लगता है। अब जरा देखते हैं कि जो हमने जैसे पढ़ा था, कूलाम का जो नियम है वो माध्यम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? माध्यम पर। ठीक है। तो कूलाम के नियम की माध्यम पर निर्भरता देखते हैं। कूलाम के नियम, या ऐसे कर लो, जब दो आवेश अलग अलग माध्यम में रखे हों, जब आवेश किसी माध्यम में रखे हों, माध्यम में रखे हों। ठीक है। जब दोनों आवेशों को वायु में ना रखकर कहीं और रख दिया है, किसी और माध्यम में रखा है, तब बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस चीज को अपन समझेंगे। ठीक है। और इसी को साइड में लगा लो, कूलाम के नियम पर माध्यम का प्रभाव। कूलाम के नियम पर, नियम पर माध्यम का प्रभाव, माध्यम का प्रभाव। ठीक है बेटा, ये हो गई हमारी हेडिंग। अब समझेंगे कूलाम के बल पर, कूलाम के बल, बल लिख लो नियम की जगह, कूलाम के बल पर, ये वर्ड से है। ठीक है। कूलाम के बल पर किसका? माध्यम का प्रभाव। समझिए बेटा, दो आवेश ले रहा हूं और एक आवेश ये ले लिया Q1 और दूसरा आवेश ये ले लिया Q1 Q2। दोनों के सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी R मान ली मैंने। कितनी? R। दोनों आवेश धनावेशित हैं, ये भी मान लीजिए। तो ये वाला आवेश इसको दूर हटाएगा, F लगेगा फोर्स, और ये वाला इसको दूर हटाएगा। ठीक है। अच्छा, तो अब मैं पूछूं कि इनके बीच में लगने वाला बल कितना है। ठीक है। तो F बराबर कितना हो जाएगा? F बराबर, अभी आप लोगों ने पढ़ा है वायु में। ठीक है। इधर क्या है? वायु में, वायु में रखे हैं, रखे हूं। ठीक है। तो F बराबर, वायु के लिए मैं नॉट का यूज कर रहा हूं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश का मान Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। दोनों आवेशों के बीच में इतना बल लगेगा। ठीक है। जब ये निर्वात में रखें या वायु में रखें। ठीक है बेटा। चले, तो लगने वाला बल क्या हो गया? एफ नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर। अब क्या करता हूं, इसी सिस्टम को उठा करके, ठीक है, इसी को उठा करके मैं किसी ऐसे माध्यम में रख देता हूं। मान लीजिए माध्यम पानी ले लेते हैं।
ठीक है, कोई माध्यम में रख देते हैं तो इनके बीच में क्या आ गया, कोई ना कोई माध्यम आ गया। बीच में कोई ना कोई क्या आ गया, माध्यम आ गया। ठीक है, जब माध्यम में रखे हो, जब माध्यम में रखे हो, माध्यम में रखे हो। ठीक है बेटा, जब क्या हो, किसी ना किसी माध्यम में रखे हो, तब बल कितना लगेगा, F बराबर में, देखिए माध्यम में रखे हैं तो माध्यम को इंग्लिश में मीडियम बोलते हैं, तो एम से कर रहा हूं, एफ एम। ठीक है, तो कितना फोर्स लग रहा है जब किसी माध्यम में रखे, तो एफ एम बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एफ साइलन एम। ठीक है, माध्यम की वैद्युशीलता। अब इसका मान कितना है, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों के बीच में कितना बल लगेगा, एफ एम बराबर 1/4 पाई एफ साइलन नॉट, सॉरी एफ साइलन एम Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये रहा माध्यम में लगने वाला बल। ठीक है बेटा, लेकिन यहां से एक रिलेशन और बन जाता है, मैं उस रिलेशन को भी आगे बढ़ा देता हूं। ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत काम का है। ठीक है, समझिए कैसे, इसको मैं समीकरण नंबर 2 बोल देता हूं। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। ठीक है, अब समझिए, मैं समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दूंगा। ठीक है, क्योंकि अब मैं देखो काम यहां तक हो गया है, काम हो गया। अब मैं एक फॉर्मूला बनाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, भाग देने पर, ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देना, तो एफ नॉट अपॉन में एफ एम बराबर, एफ नॉट कितना है, 1 अपॉन ये रहा इधर रखा हुआ 4 पाई एफ साइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, 1/4 पाई एफ साइलन एम Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। जो कट रहा है उसको काट दीजिए और जो बच रहा है उसको छोड़ दीजिए। देखिए ये कट गए, ये कट गए इधर, 4 पाई से 4 पाई, अगर सॉर्ट आउट करोगे तो एफ साइलन नॉट, सॉरी एफ नॉट अपॉन में एफ साइलन एफ, एफ नॉट अपॉन में एफ एम बराबर, ये ऊपर चलाएगा एफ साइलन एम अपॉन में एफ साइलन नॉट। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन के आ गया, एफ नॉट अपॉन में एफ एम बराबर एफ साइलन एम अपॉन में एफ साइलन नॉट। ठीक है, समझिए, तो क्या फॉर्मूला बन के आया है, एफ नॉट अपॉन में एफ एम बराबर एफ साइलन एम अपॉन में एफ साइलन नॉट। ठीक है बेटा, और यहाँ पर जो एफ साइलन एम है, एफ साइलन एम अपॉन एफ साइलन नॉट, इसी को रेशियो को बोलते हैं एफ साइलन आर। ठीक है, अब एक एक करके तीनों चारों के बारे में समझते हैं। एफ साइलन एम क्या है, माध्यम की वैद्युशीलता, माध्यम की वैद्युशीलता, माध्यम की वैद्युशीलता। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता, निर्वात की वैद्युशीलता, वैद्युशीलता, निर्वात की वैद्युशीलता। और एप्सिलॉन आर क्या है, सापेक्ष वैद्युशीलता, सापेक्ष वैद्युत वैद्युशीलता, सापेक्ष वैद्युशीलता। तो एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन में आर। आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद रखनी है 8.85 10 की पावर माइनस के 12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपको ये फैक्चुअल डाटा याद रखना है, एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना होता है 8.85 10 की पावर माइनस के 12 कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन करके आ गया। ठीक है, आपको इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है। अगर भूलने का दिक्कत है तो मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ कैसे याद रखो। ऐसे करके याद रखो, एफ नॉट एफ साइलन नॉट, नॉट नॉट एक तरफ, एफ एम और एफ साइलन एम। उम्मीद करता हूँ अब आप लोग नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए भाई, तो एक बार वापस से देख लेते हैं। ठीक है, जब आवेश किसी माध्यम में रखे हो तब लगने वाला बल ये होगा। ठीक है, कूलम के बल पर माध्यम का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ समझो भाई, तो ये जो शब्द ये जो आया है, ठीक है, इस बात को ऐसे भी बोलो, देखो एफ नॉट अपॉन में एफ एम बराबर, ठीक है,
तो के मान लीजिए, इसको के बोलिए, परावैद्युतांक, ठीक है, परावैद्युत या सापेक्ष वैद्युशीलता ही रखिए अभी आप उसको, सापेक्ष वैद्युशीलता, सापेक्ष वैद्युशीलता, वैद्युतशीलता, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, एफ एम, तो एफ एम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, एफ नॉट अपॉन में सापेक्ष वैद्युशीलता, आता है एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर, ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, एफ एम बराबर एफ नॉट अपॉन में एप्सिलॉन आर। कहीं कहीं पे इसी को के भी लिख देगा, किसी किसी बुक में, ठीक है, इसी को क्या लिख देगा, के लिख देगा, तो एफ एम बराबर एफ नॉट अपॉन में के, ठीक है। तो अर्थात जो लगने वाला बल है, माध्यम में लगने वाला बल क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, कैसा हो जाता है, कम, क्योंकि डिवाइड में ही आया है, ठीक है, डिवाइड में आने का मतलब है, इससे डिवाइड से करेंगे तो देखिए, इससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ये वाली, ठीक है। अर्थात, अर्थात आवेशों को, आवेशों को, आवेशों को किसी माध्यम में रखने पर, किसी माध्यम में, किसी के परावर्तन के माध्यम में, किसी के परावर्तन, के परावर्तन के माध्यम में रखा जाता है, माध्यम में रखा जाता है, रखा जाता है, जाता है, तो उनके बीच, तो उनके बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल के टाइम के गुना घट जाता है, घट जाता है, ठीक है बेटा। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लें इसको। हाँ, तो हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो F बराबर क्या पढ़ा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। ये कब पढ़ा हमने, ये जो हमारा फॉर्मूला आया है, ये वाला, जब आवेश निर्वात में या वायु में रखे हो, जब आवेश, जब आवेश निर्वात या वायु में रखे हो, वायु में रखे हो, तब एफ का मान, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला बेटा हमने क्या पढ़ा है, एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये कब वैलिड है, जब आवेश, जब आवेश किसी माध्यम में रखे हो, माध्यम में रखे हो, ठीक है बेटा। और एक फॉर्मूला क्या पढ़ा है अभी हमने, एफ नॉट अपॉन में एफ एम बराबर में के, या इसी को एप्सिलॉन आर भी बोल रहे थे, ठीक है, या एप्सिलॉन आर, ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला और क्या पढ़ा है हमने अभी, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन आर, एक फॉर्मूला अभी हमने ये भी पढ़ा है, जहां एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 10 की पावर माइनस के 12 न्यूटन, एक मिनट, न्यूटन इसका यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। पीछे कुछ गलत तो नहीं लिखा, ठीक है। हाँ बेटा, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना आएगा, 8.85 10 की पावर माइनस के 12, ठीक है। ये अभी के लेक्चर में जो हमने डाटा पढ़ा है वो है फैक्चुअल डाटा है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आगे देखते हैं। देखिए कौन 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 से टॉपिक अभी हमने पढ़े हैं। कूलम का नियम हमने पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, कूलम के नियम की सीमाएं हमने पढ़ ली। उसके बाद हमने आपको क्या पढ़ाया कि माध्यम का क्या प्रभाव पड़ता है जब कोई आवेश ऊपर लगने बल लग रहा होता है तो। और अगला पॉइंट क्या पढ़ा, ये कुछ फैक्चुअल डाटा था जो आपको एक जगह पे लिख दिया, जो आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट आप। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ इससे रिगार्डिंग।
चलिए समझिए भाई। समझिए। दो दो प्रोटॉन दो प्रोटॉन एक दूसरे से एक दूसरे से एक दूसरे से 2 मीटर 2 मीटर की दूरी पर दूरी पर रखे हैं रखे हैं। तब इनके मध्य लगने वाला बल ज्ञात करो। इनके मध्य लगने वाला लगने वाला बल ज्ञात करो। ठीक है बेटा। समझ। दो प्रोटॉन हैं और दोनों प्रोटॉन एक दूसरे 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो इनके बीच में कितना बल लगेगा? तो सबसे पहले दो प्रोटॉन बनाते हैं। एक प्रोटॉन ये रहा और दूसरा प्रोटॉन ये रहा। अच्छा, प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर आवेश आप लोगों को पता होगा 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलम। इस वाले प्रोटॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलम। एक दूसरे से दोनों कितनी दूरी पर रखे हैं? 2 मीटर पर रखे हुए हैं। ठीक है, 2 मीटर। तो इनके बीच लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो एफ बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए इसमें लिख के नहीं दिया है कि आवेश निर्वात में रखें या वायु में रखें या किसी माध्यम में। जब ना दिया हो, जब आपको ना दिया हो कहाँ रखें, तो आप वायु में लेके चलोगे या निर्वात में। तो Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो एफ नॉट बराबर, इसकी वैल्यू आप लोग जानते हो कितना है, 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलम। Q2 कितना 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलम। अच्छा, डिस्टेंस कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर यानी 2 बार लिख देते हैं। पॉइंट हटाएंगे बेटा 0। सही है। 4 से ये 4 बार कट जाएगा। अब सॉल्व करते हैं। एफ नॉट बराबर, देखिए इनका गुणा करेंगे 16 × 144, तो 14.4 गुणा 4। ठीक है, ये वाला। अच्छा, 10 की पावर, ये देखिए 10 की पावर 38 और 10 की पावर 38, देखिए माइनस का हो जाएगा 10 की पावर -19 और 10 की पावर -19, 10 की पावर -38, 10 की पावर -38 और प्लस का 9, तो कितना आया 10 की पावर -29। ये ऊपर जाएगा तो कितना आया 10 की पावर -30। ठीक है, सॉर्ट आउट करोगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -30। ठीक है, गुणा करना है। एफ नॉट बराबर 6 और 57 5 तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर -30 न्यूटन। इतने न्यूटन का दोनों के बीच में बल लगेगा। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कीजिए। चलिए भाई, नोट डाउन कर लिया होगा। अब आगे समझते हैं कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप देखते हैं। ठीक है, कूलाम के नियम का क्या देखे हैं, सदिश स्वरूप। यानी कूलाम के नियम को सदिश स्वरूप में हम कैसे लिख सकते हैं, सदिश रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, ये अपने को समझना है। ठीक है, कूलाम के नियम का के नियम का नियम का सदिश स्वरूप, सदिश स्वरूप। ठीक है, अर्थात कूलाम के नियम को सदिश रूप में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो सवाल यही आता है कि सर सदिश क्या होता है। आप लोगों ने 11वीं क्लास में अदिश और सदिश पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैं सिंपल से शब्दों में बता दूं, एक ऐसी राशि जिसमें परिमाण भी हो दिशा भी हो, उसे हम सदिश कहते हैं। और साथ ही साथ वेक्टर सम के नियम का प्रयोग, सॉरी, वेक्टर सम के नियम का पालन करें, यानी सदिशों के योग नियम का पालन कर दें, ऐसी राशि को बोलते हैं सदिश राशि। सीधी सीधी सी बात याद रखिए, ऐसी राशि जिसमें परिमाण हो
और जिसमें दिशा हो उसे क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। तो कूलाम का नियम, यानी कि हम बल निकालें F, तो बल क्या, बल एक सदिश राशि है, ठीक है। तो समझिए, ये दो आवेश हैं और इन पर आवेश क्रम मान लीजिए Q1 और Q2 है, ठीक है। इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, सेंटर से सेंटर का जो डिस्टेंस है, वो कितना है, R है, R, ठीक है। सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस कितना, R। तो ध्यान दीजिए बेटा, ये वाला जो बल है, ठीक है, ध्यान देना, ये वाला आवेश, आवेश बन पर, आवेश बन पर, ठीक है, किस पर, आवेश बन पर, किसके कारण बल लगेगा, 2 के कारण, ठीक है। तो फोर्थ वन किस पर, 2 के कारण, आवेश एक पर, इसका क्या मतलब पढ़िए समझिए, आवेश एक पर 2 के कारण लगने वाला बल, क्योंकि ये वाला आवेश इसको धक्का देगा, ठीक है। इसी प्रकार बेटा ये वाला आवेश इस वाले आवेश पर क्या लगाएगा, धक्का लगाएगा। तो यहाँ के ना हो जाए F2 किस पर लग रहा है, 2 पर, किसके कारण, बन गया, तो फोर्स 2 ड्यू टू 1, ठीक है बेटा। तब देखिए आगे, तब तो F12 निकालो, F12, तो F12 कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं इनके बीच का जो माध्यम है वो वायु लेके चलाऊं, ठीक है। चलिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश कितना, Q1 Q2, डिस्टेंस कितना, R है, और यहाँ पर इसका एक अंक वेक्टर, ठीक है। सर ये क्या लगा दिया, ये दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, इसकी दिशा क्या है, ठीक है। अच्छा, इसको सॉर्ट आउट करूंगा तो देखिए डिस्टेंस कितना, इधर से डिस्टेंस को मेजर करूंगा तो इसको डिस्टेंस को बोलूंगा R1 - R2, ठीक है, वेक्टर फॉर्मेट में, कैसे बोलूंगा, वेक्टर रूप में। तो इसको क्या लिख दूंगा, F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 में, इस डिस्टेंस को क्या बोल दूंगा, R1 माइनस के R2, सही है। और यहाँ पर कैप है तो कैप पुट, ठीक है, और ये 1 2 का कैप, बस इतना लगा लो। अब आप लोगों ने एकांक वेक्टर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए कैप बराबर में ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, सही है बेटा। तो इस बात को, इस एकांक वेक्टर आर ए 1 2 की जगह पे क्या लिख दूंगा, आर कैप बराबर, तो 1 2 है तो 1 2, ठीक है। तो R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन में इनका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, परिमाण आएगा। तो इस बात को क्या लिख दूंगा मैं, चलिए भाई, तो F12 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 में R1 माइनस R2 स्क्वायर, और इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन में R1 - R2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है बेटा। इसको गुणा करेंगे तो F12 कितना हो जाए, F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 में, ये गुणा हो जाए R1 माइनस R2 ये कैप का Q, ठीक है, और R1 वेक्टर R2, ये आ गया आपका F का मान, ठीक है बेटा। तो F12 का मान कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 में R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है, Q और क्या हो जाएगा, वेक्टर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये डायरेक्शन वेक्टर को बताएगा, ठीक है। आगे समझो, अब एक काम करते हैं, अब ये जो फोर्स लग रहा है F21 का मान निकालते हैं, ठीक है। F21 का मान F21 वाला, आवेश एक के द्वारा, आवेश आवेश दो पर, आवेश एक द्वारा लगाया गया बल, लगाया गया बल, तो कितना हो जाएगा, फोर्स 2 ड्यू टू 1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश का मान है Q1 Q2, डिस्टेंस अब देखिए इधर से मेजर करूंगा तो इसको लिखूंगा मैं
R2 माइनस R1। सही है जी। चलिए, तो यहाँ पर क्या आएगा इनका मैग्नीट्यूड, R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा डायरेक्शन वेक्टर R2 माइनस के R1। ठीक है जी। चलिए, तो इसको आगे सॉल्व करें, क्या लिखते हैं, F21 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का स्क्वायर। इसका देखिए एक कैप, इसके कैप बराबर क्या लिखते हैं, R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन में R2 माइनस के R1 का मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड को तो आपको पता है कि R2 माइनस R1 लिखो या R1 माइनस R2 लिखो, बात दोनों की बराबर ही होगी। ठीक है, तो इस बात को मैं क्या लिख सकता हूँ, F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R2 माइनस के R1, इसको ऐसे लिख लो R1/R2। ठीक है, R1 माइनस के R2 का, देखिए स्क्वायर ए रहा और एक ही रहा तो Q, और इसको क्या लिखते हैं R2 माइनस के R1। ये आपके कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है। ठीक है बेटा, ये क्या है, आपके कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। अगर कूलाम के नियम को सदिश स्वरूप में लिखना चाहे तो कुछ इस तरीके से हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, कुछ इस तरीके से अपने को इसको लिखना है। अब सवाल आता है, समझना आगे। ठीक है, यहीं पर कभी कभी क्वेश्चन बना देता है कि कूलाम का नियम जो है न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार समान है, कैसे। ठीक है, तो मैं यहीं से थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूं। ठीक है, कूलाम का नियम, कूलाम के नियम से न्यूटन न्यूटन के कूलाम का नियम, कूलाम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम के सदृश है, तीसरे नियम के सदृश है, सदृश है। कैसे, इस बात को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, पूछ लेता है। चलो, तो बेटा अभी आपने F बराबर क्या पढ़ा है, F12 बराबर। ठीक है, तो F12 हमने क्या पढ़ा है, F12 F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। डिस्टेंस कितना आया, R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड का Q, R1 माइनस के R2, ये आया था F12 का मान। ठीक है बेटा, और साथ में F21 कितना आया था, F21 आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R1 माइनस के R2 का वेक्टर का Q, और R2 माइनस के R1। ठीक है भाई, अच्छा ध्यान से समझना। मैं एक काम करूं इसी में, F21 बराबर, इस बात को ऐसे लिखता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R1 माइनस के R2 के मैग्नीट्यूड का Q, R1 माइनस के R2। ये क्या किया है, देखो भाई, इनमें से माइनस निकाल लेता हूँ और उस माइनस को यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, F21 बराबर, ठीक है, माइनस इस पूरी क्वांटिटी को देखो, इस पूरी क्वांटिटी को। ठीक है, तो ऐसा नहीं लग रहा है यही है, तो मैं इस वाली क्वांटिटी की जगह ये रख सकता हूँ F21 F12 F12। जरा देखो, ऐसा ही तो न्यूटन का तृतीय लॉ कहता है। ठीक है, न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। तो देखो मैग्नीट्यूड वाइज तो बराबर है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, साइन नेगेटिव आया, नेगेटिव का मतलब है कि दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे समझो। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलो भाई क्वेश्चन लेते हैं एक, समझते हैं इसको। क्वेश्चनों की कोई कमी नहीं है, क्वेश्चनों की तो भरमार है, क्वेश्चन तो बहुत करा देंगे आपको।
कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक मुक्त पित्त बॉल, एक मुक्त पित्त बॉल ए जो 8 ग्राम की है, जो 8 8 ग्राम की है, जो 8 ग्राम की है, पर आवेश, पर आवेश 5 × 10⁻⁸ कूलम है, कूलम है। आवश्यक आवश्यक एक अन्य पित्त बॉल, आवश्यक एक अन्य पित्त बॉल, पित्त बॉल बी जो पित्त बॉल ए के नीचे, जो पित्त बॉल ए के नीचे 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, दूरी पर है। यदि पित्त बॉल ए स्थिर, आवेश ज्ञात कीजिए, आवेश ज्ञात कीजिए यदि पित्त बॉल, पित्त बॉल ए संतुलन में है। देखो बेटा, क्वेश्चन को समझिए और मैं चाहूंगा कि आप लोग पॉज करके एक बार इसको बनाने का प्रयास करें, ठीक है। एक मुक्त पित्त बॉल ए जो 8 ग्राम की है, पर आवेश 5 × 10⁻⁸ कूलम है, ठीक है। आवश्यक अन्य पित्त बॉल बी जो पित्त बॉल ए के नीचे रखी है। देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या कहा है, दो पित्त बॉल दिए हैं, एक पित्त बॉल ए ये रही और एक पित्त बॉल बी ये रही, ठीक है। 8 ग्राम की, ये कितने ग्राम के, एम बराबर, इसका जो वेट दे रखा है एम बराबर 8 ग्राम। और एक बात याद रखना, जब भी दूरी दे रखी हो तो मीटर में लेना, द्रव्यमान दे रखा हो तो किलोग्राम में। तो 8 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करें तो 10⁻³ ठीक है। गेंद का द्रव्यमान कितना बेटा, 8 × 10⁻³ पर आवेश, इसके ऊपर आवेश दे दिया, Q बराबर 5 × 10⁻⁸ कूलम। आवश्यक अन्य पित्त बॉल बी जो पित्त बॉल ए के नीचे रखे, ये रखी हुई है। हाँ, आवेश ज्ञात कीजिए यदि पित्त बॉल ए संतुलन में है। इस पर आवेश की गणना करनी है। इन्होंने बोला है कि ये जो गेंद है वो संतुलन में, तो बेटा कैसे रहेगी संतुलन में वो समझिए। संतुलन का अर्थ है ना तो ये गेंद ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। तो मुझे एक चीज बताइए, ये जो गेंद है इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान के कारण ये गेंद नीचे की ओर आने का प्रयास करेगी और एक नीचे फोर्स लगेगा जिसको mg फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, mg फोर्स नीचे की ओर लगेगा। ये जो गेंद है मान लो कि ये भी प्लस पर है, ये भी प्लस पर, तो ये वाली गेंद इसको ऊपर हटाने का प्रयास करेगी, नीचे से एक बल लगाएगी जो कौन सा है, कूलम्बी बल, ठीक है। तो ऊपर की ओर एक बल लगेगा, कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर एक बल लगेगा, Fe। अब एक बात समझिए, हमें बोला है कि ये जो गेंद है वो संतुलन में, ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। तो कब ऐसा होगा, अतः ये दोनों बल जब क्या हो, बराबर हो, तो आता अर्थ तो संतुलन की अवस्था से, संतुलन, संतुलन की अवस्था से, अवस्था से, संतुलन की अवस्था से, तो क्या हो जाएगा, एफ ई बराबर में, एफ ई बराबर में एम जी। एफ ई का मान कितना लग रहा है, दोनों के बीच में कितना बल लग गया, इनके बीच का डिस्टेंस आपको दे दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R² बराबर में m × g। वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना है, 8 × 10⁻⁻, सॉरी गलत वैल्यू रख दी, क्योंकि क्या है 5 × 10⁻⁻8, 5 × 10⁻⁸। Q2 हमें नहीं पता, Q2 निकालने का है। अच्छा, R कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो दूरी को मीटर में लेंगे तो सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 10⁻⁻² मीटर, ठीक है बेटा। तो कितना लिख देंगे, 5 × 10⁻⁻² मीटर,
तो स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, 5 × 10⁻²। अच्छा, द्रव्यमान कितना दे रखा है m, 8 × 10⁻³ ठीक है। जी का मान 10 ले लीजिए, ठीक है। इजी हो जाएगा हमारे लिए सॉल्व करना इसको, ठीक है। अच्छा, इस 5 से ये 5 कट जाएगा, और कुछ कट रहा है तो काट दीजिए और नहीं तो सॉल्व कर दें। देखो 10 की पावर ये कितना आया, 10 की पावर 1, और ये 10 की पावर -4, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 10 की पावर 5, तो कितना आ जाएगा 9 × 10 की पावर 5 गुणा में Q2, बट्टे में 5 बचा तो 5 को इधर भेज दो, तो कितना आया 40 गुणा 10 की पावर -2, ठीक है। ये पावर को नीचे भेज दीजिए, समझिए यहाँ से Q2 निकालेंगे तो Q2 कितना हो जाएगा 40 गुणा 10 की घात -2, और बट्टे में कितना आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात 5, Q2 बराबर, काटेंगे तो 9 × 4 = 36, तो 4.44 गुणा 10 की पावर -7 कूलम, ये हो जाएगा आपके Q2 का मान, ठीक है। फटाफट नोट डाउन कीजिए। उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार की क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। चलिए अब एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं, अक्सर पूछ लिया जाता है, कूलाम के नियम, कूलाम का जो नियम पढ़ा है वो गुरुत्वाकर्षण बल के नियम से तुलना। कूलामी बल, कूलामीय बल तथा गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल में समानता, समानता तथा असमानता, असमानता, ठीक है। दोनों बल जो हैं कैसे हैं वो समझना, कूलामी बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल, आप लोगों ने 11th में पढ़ा है ना गुरुत्वाकर्षण बल, उसमें समानता तथा असमानता देखेंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए कूलाम का नियम, पहले देखिए इधर लिखेंगे हम गुरुत्वाकर्षण, इधर लिख लेते हैं कूलामी बल, कूलामी बल, और इधर ले लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। दो बल ले लेते हैं, एक है आपका कूलामी बल और एक है गुरुत्वाकर्षण बल। अब दोनों में जरा देखें, देखिए बेटा कूलामी बल क्या है, मान लीजिए दो आवेश हैं, ये रहा Q1 और Q2, ठीक है। तो इनके बीच में जो बल होगा F बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला आता है, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर मान लीजिए दो आवेश हैं जिनका द्रव्यमान कितना है m1, सॉरी आवेश नहीं, कोई दो वस्तु हैं जिनका द्रव्यमान कितना है m1 और m2, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है क्या है r, सेंटर टू सेंटर, तो फोर्स क्या लगेगा एफ जी, जी क्यों बनाया गुरुत्वाकर्षण बल के लिए, तो कितना फोर्स लगेगा 1/4, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल है तो जी क्या हो जाएगा जी, कितना मान है m1 m2/r², ठीक है। तो देखिए दोनों में पहले डिफरेंस देखिए, ठीक है। तो F बराबर कितना आया 1/4πε0, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है। Q1 Q2/r, ये ग्रेविटेशन फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, तो G बराबर सॉरी एफ जी बराबर जी m1 m2/r²। अगर आप दोनों फॉर्मूलों में सिमिलरिटी देखो तो यहाँ पर ये कांस्टेंट है और यहाँ पर G कांस्टेंट है, ठीक है बेटा। यहाँ पर क्या है 1/4πε0 कांस्टेंट है और यहाँ पे क्या है G कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक समानता हमें ये देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, एक समानता क्या देखने को मिलती है, यह दूरी के वर्ग के नियम का प्रयोग करती है, ठीक है, पालन करती है। यह है दूरी के वर्ग के नियम का पालन करती है, पालन करती है या करता है, ठीक है। देखिए वर्ग की दूरी है, क्योंकि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ऐसी है वर्ग की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो यही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दोगे, यह भी यह भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के नियम का पालन करती है, पालन करती है,
ठीक है, एक सिमिलरिटी देखने को आपको ये मिली। अच्छा, एक और सिमिलरिटी देख लो दोनों में। क्या है कि दोनों आवेश, देखो ये आवेश के गुणनफल के समानुपाती है और वो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है। ये कुछ इनमें क्या होगी, हमारी समानता होगी। अब विषमता क्या है, क्या अलग है? आप लोगों को पता है कि ये जो बल है ये आकर्षण का भी होता है और प्रतिकर्षण का। यह बल विषमता देखिए, यह आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है, दोनों प्रकृति का होता है। ठीक है, और जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, केवल कैसा होता है, आकर्षण की प्रकृति का होता है। कैसा होता है, आकर्षण की प्रकृति का। ठीक है, यह केवल आकर्षण की, आकर्षण की प्रकृति का होता है, प्रकृति का होता है। ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, केवल आकर्षण की, और इसकी कैसी होती है, यह आकर्षण भी कर सकता है और प्रतिकर्षित भी कर सकता है। ठीक है, ये कुछ हमारे देखिए, ये समानता हो गई और ये विषमता, विषमता हो गई। अच्छा आगे समझिए, ये एक कमजोर बल है, ये एक ताकतवर बल है। ठीक है, अब कैसे है वो मैं प्रूव कराऊंगा कुछ क्वेश्चन लेकर के आगे। ठीक है, यह एक, यह एक ताकतवर बल है, ताकतवर बल है, बल है। यह कमजोर, कमजोर बल है, बल है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और समझिए, क्या बोल सकते हैं, आपको याद होगा ये स्थिर आवेशों पर लगता है, ये गतिमान वस्तुओं पे भी लगता है। ठीक है, ये स्थिर पर लगता है और ये गतिमान पे भी लगता है। स्थिर पे तो लगता ही लगता है, गतिमान पे भी लगता है। ठीक है बेटा, तो अगला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, चलिए भाई, ये स्थिर आवेशों पर लगता है, स्थिर आवेशों पर, आवेशों पर लगता है। यह स्थिर तथा गतिमान, स्थिर तथा गतिमान, गतिमान दोनों वस्तुओं पर लगता है, दोनों वस्तुओं पर, वस्तुओं पर लगता है, लगता है। ठीक है बेटा, ये स्थिर और गतिमान दोनों पर लग जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी बेटा। चलिए आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। इससे आगे के जो देखिए, इससे संबंधित मैं क्वेश्चन लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, देखूंगा मैं कंसेप्चुअली वीडियो लाऊं या न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर के पहले करा दिए हैं। ठीक है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन मैं देखूंगा किस पर आधारित वीडियो रहेगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।